हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, कैसे हम मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट करते हैं कि अगर एलिमेंट्री स्टेप है और कम्प्लेक्स स्टेप है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, और मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आज हम कंप्लीट एक डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मॉलिक्यूलैरिटी। अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स participating in rate determining step RDS स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं दैट्स नाउन एज मॉलिक्यूलैरिटी। ये तो है सिंगल स्टेप के लिए, क्योंकि सिंगल स्टेप में RDS स्टेप भी वही सिंगल स्टेप होता है। इसी तरह अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाता है जिसमें मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस होता है, तो उसमें जो RDS स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, उसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। ये एक डेफिनेशन है। और सेकंड वे में अगर हम इसको डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू दी कोलिजन थ्योरी कहती है कि जितने मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे दैट्स नाउन एज मॉलिक्यूलैरिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स participating in effective collision। इफेक्टिव कोलिजन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। तो ये है सिंपल डेफिनेशंस। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज आल्सो इन केस ऑफ कोलिजन थ्योरी। अब हम मॉलिक्यूलैरिटी को डिस्कस करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिएक्शंस की बात कर लें कि रिएक्शन कितनी टाइप के होते हैं। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। वो एलिमेंट्री रिएक्शंस भी हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज द एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर नाउन एज सिंगल स्टेप रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। तो वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट दे देते हैं, उनको सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। और सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। तो हम इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 जब रिएक्ट करता है, जब इसकी डीकम्पोजिशन होती है तो आपको नाइट्रोजन मिलती है और वाटर मिलता है। और ये कौन सा स्टेप है, ये एलिमेंट्री स्टेप है। ये एलिमेंट्री स्टेप की रिएक्शंस हैं और सिंगल स्टेप है, तो इसको कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर। कौन सा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कौन सा है, क्यों, क्योंकि इस सिंगल स्टेप में ओनली वन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहा जाता है। इस तरह सेकंड एग्जांपल, हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में और आयोडीन में, और इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो इट मींस है तो सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। इसको कहा जाता है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्या कहा जाता है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। तो इस केस में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड में अगर हम बात करें, ये भी एलिमेंट्री स्टेप है, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। तो इस केस में टोटल 3 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसको कहा जाता है टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहा जाता है, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन इसको कहा जाता है, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की। तो इसमें एक मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको कहा जाता है, इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली 1। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 1 है। तो एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी 1। अब बाई मॉलिक्यूलर में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो क्या होगी, 2 होगी। और इस केस में जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वो क्या होगी, 3 मॉलिक्यूलैरिटी होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज क्लियर दैट कि सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होगा, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाता है एग्जाम में और आपसे कहा जाता है कि दिस इज द एलिमेंट्री रिएक्शन, तो फिर तो आप
रिएक्शन की इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि उसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कहा जाता है कि ये रिएक्शन कम्प्लेक्स है, देन मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट वेल डिफाइंड, देन यू कैन नॉट डिटरमाइन द मॉलिक्यूलैरिटी एग्जैक्टली। तो इन केस ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसको कहा जाता है मल्टी स्टेप रिएक्शन, क्या कहा जाता है? मल्टी स्टेप रिएक्शन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी स्टेप रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होते, बल्कि एक दफा रिएक्ट करते हैं, फिर उसके फर्दर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, देन तो इस तरह 2, 3 या 4 स्टेप में जाके ये क्या करता है? रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइनेबल, नॉट डिफाइनेबल, ये नोट कर लें इस केस में, कंप्लेक्स रिएक्शन के केस में। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कंप्लेक्स रिएक्शन का कैसी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी? हाँ, अगर आपको इस कंप्लेक्स रिएक्शन के आर्डियस स्टेप का पता चल जाता है, जिसको स्लो स्टेप कहा जाता है, तो उस स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। तो अगर आप जनरल रिएक्शन दे दी जाता है कि ये कंप्लेक्स रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, तो यू कैन नॉट डिफाइन द मॉलिक्यूलैरिटी। हाँ, अगर आपको इसके स्टेप्स दे दिए जाते हैं तो तब आप जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो क्या होगा? स्लोएस्ट स्टेप होगा, वही इस कंप्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल कंप्लेक्स रिएक्शन की किसको शो करता है? मॉलिक्यूलैरिटी को शो करता है। स्लोएस्ट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहे होंगे इस रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप में, वो ओवरऑल इस कंप्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। इस तरह सेकंड एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड क्या है? जब ये रिड्यूस होता है, जब इसकी रिडक्शन होती है, आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी, एसीटल्डिहाइड की जब रिडक्शन करवाई जाती है, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्मर रिडक्शन करवाई जाती है, तो उसके रिजल्ट में आपको अल्कीन मिलती है। तो ये वो रिएक्शन है, और ये रिएक्शन भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, बल्कि स्टेप वाइज होता है। तो एसीटल्डिहाइड की जब रिडक्शन करवाई जाती है तो अल्कोहल मिलती है। क्या मिलती है? जब एसीटल्डिहाइड की रिडक्शन कराई जाती है तो इस अल्कोहल मिलती है, फिर फर्दर अल्कोहल की जब रिडक्शन होती है तो तब जाके आपको क्या मिलती है? अल्कीन मिलती है। तो ये 2-3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मल्टी स्टेप रिएक्शन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कंप्लेक्स रिएक्शन। तो आप इसकी भी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते कंप्लेक्स रिएक्शन की। हाँ, अगर आपको स्टेप दे दिए जाते हैं, उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। इस तरह मीथेन पे आ जाते हैं, तो मीथेन की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, जब इसकी कंबस्शन करवाई जाती है, तो मीथेन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, दीज आर दी फाइनल प्रोडक्ट्स, तो वो आपको मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जबकि एक्चुअल में ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये भी 2-3 स्टेप में रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। जब मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, इसकी जब CH4 की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलती है? सबसे पहले अल्कोहल्स मिलती हैं। क्या मिलती है? अल्कोहल मिलती है। और जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो आपको एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिलते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन मिलते हैं। और जब एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो आपको मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो फिर आपको मिलेगा CO2 एंड H2O मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मीथेन की फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए कितने स्टेप्स हैं? काफी सारे स्टेप हैं। तो इसको कहा जाता है मल्टी स्टेप मैकेनिज्म या मल्टी स्टेप रिएक्शन कहा जाता है, एंड इट इज नाउन एज कंप्लेक्स रिएक्शन। तो ये एग्जांपल्स आप नोट कर लें, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं कि कंप्लेक्स रिएक्शन की कौन कौन से एग्जांपल हैं। एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन और मीथेन की ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है? ये कंप्लेक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। और इस केस में मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करना दैट्स वेरी डिफिकल्ट, अनडिफाइंड होती है। हाँ, अगर आपको स्लोएस्ट स्टेप का बता दिया जाता है तो देन आप चेक कर सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। तो ये है जी मॉलिक्यूलैरिटी। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के हवाले से। मॉलिक्यूलैरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया? मॉलिक्यूलैरिटी को हमने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, आरडीएस स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या सिंगल स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होंगे
और इफेक्टिव कोलिजन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन, चलिए इस तरह बात कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है, या आप इस तरह शुगर की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है C12H22O11, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस वाटर, तो आपको मिलता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ग्लूकोज मिलता है, और साथ साथ आपको मिलता है फ्रक्टोज C6H12O6, और इसको कहा जाता है फ्रक्टोज। तो इस केस में अगर हम देखें, दिस इज दी सिंगल स्टेप रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और सिंगल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल शुगर का है और एक वाटर का है। इट मींस, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलैरिटी इज 2, मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थी मॉलिक्यूलैरिटी, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अच्छे तरीके से आज हम जान लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और देन उसके डिफरेंस डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड बाय द रेट लॉ, बाय द रेट लॉ। अगर आपके पास रेट लॉ गिवन है, रेट लॉ इक्वेशन गिवन है, तो देन यू कैन इजीली डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपके पास रेट लॉ इक्वेशन है, पहले वो उसको रेट लॉ इक्वेशन लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के, लेट कर लेते हैं ए का स्क्वायर एंड बी की पावर 1। ये हमारे पास रिएक्टेंट है ए एंड बी। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जाए तो इसको डिफाइन करना बहुत इजी है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम डिफाइन करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन in the rate equation. What is meant by order of reaction? Sum of raised power or in sum of raised power of concentrations of reactants or products in the रेट इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रेट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट इक्वेशन की बात करनी है आपने। अगर आपको रेट इक्वेशन गिवन हो तो उसमें जो कंसंट्रेशंस होंगी, इनकी जो रेज्ड पावर है, उनको सम कर लें, दैट्स नाउन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट लॉ है, रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन गिवन है। इस केस में अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन की रेज्ड पावर क्या है, ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, तो ये हो गया 3 हो गया। तो ये ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। इसको क्या होगा, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये सिंपल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, दिस इज दी एक्सपेरिमेंटली, कौन सी है, एक्सपेरिमेंटली है, क्या है, एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमाइन करते हैं इसको, रेट इक्वेशन को। तो इट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दी रेट लॉ इक्वेशन एंड इट इज दी एक्सपेरिमेंटल। नोट कर। अब हम डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो अच्छे से जान लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएससी के अकॉर्डिंग और एनटीएस के अकॉर्डिंग, एमकैट के अकॉर्डिंग, पीपीएससी के अकॉर्डिंग, ये बहुत अहम है डिफरेंस, एमसीक्यूज में आ चुका है और काफ़ी आता रहता है। तो अब हम इसका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो मॉलिक्यूलैरिटी को हमने डिफाइन किया कि मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं
participate in RDS स्टेप, RDS स्टेप उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलैरिटी कहा जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये क्या है कि रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की रेज्ड पावर है, सम ऑफ रेज्ड पावर्स, ये सिंपल मैंने डिफाइन कर दिया, आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिख ली। तो ये मॉलिक्यूलैरिटी, रेट डिटरमिनेंट स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे तो उसको मॉलिक्यूलैरिटी कहा जाते हैं। रेट लॉ सम ऑफ रेज्ड पावर इन दी रेट इक्वेशन, उनको सम कर लें तो ये क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, दिस इज दी थ्योरेटिकल, क्या करते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी इज डिटरमाइंड थ्योरेटिकल, डिटरमिन की जाती है। क्या की जाती है? थ्योरेटिकल इसको डिटरमाइन किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या है? दिस इज दी एक्सपेरिमेंटल, होता है। और ये क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? रेट लॉ पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलैरिटी ऑलवेज क्या होती है? होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर होती है। मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं हो सकती मॉलिक्यूलैरिटी, तो ऑलवेज होल नंबर में होती है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये होल नंबर भी होता है, होल नंबर भी हो सकता है, इसके अलावा फ्रैक्शंस में भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात करेंगे डिटेल में, जब हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटेल में, तो हम बात करेंगे कि फ्रैक्शंस में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, नेगेटिव बी इसकी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो ऑल केसेस होते हैं इसके। होल नंबर वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह फोर्थ पे अगर हम डिपेंड करें, इट कैन नॉट डिटरमाइन दी रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिटरमाइन? नॉट डिटरमाइन दी रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी हमें नहीं बताएगी, नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं देती मॉलिक्यूलैरिटी, जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी होती है इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ये डिपेंड ही नहीं करती। कौन कौन से? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इस तरह इन पे ये डिपेंड ही नहीं करती। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करता है? एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो इस पे क्या कर रहा होता है? डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा एक और अहम बात कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। 6 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, मॉलिक्यूलैरिटी ये ग्रेटर देन 3 नहीं होगी। वाई? इसकी क्या रीजंस है ये हम बात कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट डिफरेंस में बात कर लेते हैं इसको। 6 डिफरेंस जो है हमारा, उसकी बात कर लेते हैं। 6 पे जो डिफरेंस है वो ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। वाई? क्या रीजंस हैं जी? देखें, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं और इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन कब होता है? जब एट अ टाइम मॉलिक्यूल जितने कोलाइड कर रहे होते हैं, तब जाके उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो 1 मॉलिक्यूल तक, 2 मॉलिक्यूल्स तक और 3 मॉलिक्यूल्स तक तो इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल है। क्या है? इफेक्टिव
कोलिजन पॉसिबल है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तक, पॉसिबल है अगर आपके पास 1, 2 या 3 मॉलिक्यूल्स हो, तो इफेक्टिव एट अ टाइम 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करके इफेक्टिव कोलिजन शो कर सकते हैं और प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर इंक्रीजिंग देन देयर आर नो चांसेस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। तब इफेक्टिव कोलिजन पॉसिबल नहीं होता। जब इफेक्टिव कोलिजन ही नहीं होगा तो रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, तो आप उसका मॉलिक्यूलरिटी फिर डिफाइन नहीं कर सकते। तो जनरली 1, 2 और 3 मॉलिक्यूल्स क्या शो करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर देन 3 के इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 4 भी हो सकता है, 5, 5th हो सकता है, 6th हो सकता है, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पॉसिबल है। वो भी डिपेंड करता है इफेक्टिव कोलिजन पे। जैसे जैसे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। तो जनरली जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं 0, 1, 2, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली रिएक्शन शो करते हैं। हाँ, ऐसे रिएक्शन भी हो सकते हैं जो 3 से भी अबव शो करते हैं, लेकिन वो बहुत कम चांस, रेयर केसेस होते हैं। कौन से होते हैं? ग्रेटर देन 3 रेयर केस होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। और ये याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। सहमत में भी इट कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑल पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इसका डिफरेंस डिस्कस करें कि मॉलिक्यूलरिटी इन्वॉल्व होती है एक्सेस अमाउंट में। 8th डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेस मॉलिक्यूल क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। अभी मैंने एग्जांपल आपसे डिस्कस की थी कि जब शुगर की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है या एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो उसके रिजल्ट में, एस्टर की हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और इसके अलावा आपको एथेनॉल मिलता है। और इस तरह शुगर की जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है C12H22O11 जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, अब वाटर एक्सेस में होता है। किस में होता है? एक्सेस में होता है। तो इसके रिजल्ट में आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो अब इस केस में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी एक्सेस वाली भी इंक्लूड होगी और ये भी इंक्लूड होगी, तो कितनी होगी? 2 मॉलिक्यूलरिटी होती है। जबकि इसी रिएक्शन की अगर हम बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो एक्सेस अमाउंट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वाटर की नेग्लेक्शन हो जाती है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1 होगा। जो कि अगर हम इसका रेट ला लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, जो कि सिंपल C12H22O11 इसी पे डिपेंड कर रहा होता है और इसकी पावर रेज पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये भी एक डिफरेंस है, आपने याद रख लेते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी याद रख लें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी मॉलिक्यूलरिटी RDS स्टेप पे डिपेंड करती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स स्टेप के केस में इट डिपेंड ऑन द स्लोएस्ट स्टेप दैट्स नोन एज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये थे जी आज के डिफरेंस मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी जो भी क्वेश्चन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड आएगा तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट। तो अब अपना ख्याल रखिए,